हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास जो मूल पुस्तक है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम आधुनिक काल तक पहुंच चुके हैं और आधुनिक काल में तृतीय उत्थान के अंतर्गत हम गद्य विधाओं के विकास को पढ़ रहे हैं। इसके सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तृतीय उत्थान में हम पढ़ रहे थे नाटकों को, तो उसी में आगे देखते हैं। वर्तमान राजनीति के अभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास जी ने इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। वर्तमान राजनीति के अभिनयों का पूरा परिचय प्राप्त करने के बाद सेठ गोविंद दास जी ने साहित्य के अभिनय क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्होंने साहित्य का अभिनय क्षेत्र अर्थात नाटक, क्योंकि साहित्य में अभिनय नाटकों का ही होता है। उन्होंने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं। कर्तव्य नाम का जो उनका नाटक है, उसमें राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की 2 भूमियां दिखाना। कर्तव्य के विकास की 2 भूमियां दिखाने के लिए उन्होंने इस नाटक के 2 भाग किए हैं और राम और कृष्ण का उनमें चरित्र दिखाया है। नाटककार की विवेचना अनुसार मर्यादा पालन प्रथम भूमि है, जो पूर्वार्ध में राम द्वारा पूर्णता को पहुंचनी है। लोकहित की व्यापक दृष्टि से आवश्यकतानुसार नियम और मर्यादा का उल्लंघन उसके आगे की भूमि है, जो नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा जैसे जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना प्रदर्शित की है। जो मर्यादा पालन है उसको उन्होंने प्रथम भूमि माना है और उसको नाटक के उत्तरार्ध में राम के चरित्र द्वारा दिखाया है। और वहीं पर लोकहित की व्यापक दृष्टि से जो आवश्यकता अनुसार नियम और मर्यादा हैं जिनका उल्लंघन हो सकता है, उनको उत्तरार्ध में दिखाया है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण का चरित्र दिया है, जिसमें जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना, ये सब उन्होंने दिखाया है। वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 अलग अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्तव्य विकास की सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है। हालांकि ये 2 नाटक अलग अलग हैं, परंतु उन्होंने अपने कौशल से, अपनी कुशलता से इन दोनों नाटकों को एक साथ जोड़ दिया है और दोनों में क्रमानुसार कर्तव्य विकास दिखा दिया है। इसे ऊटक नाटक न समझना चाहिए, इसे ऊटक नाटक नहीं समझना चाहिए, ये क्रमानुसार ही है। सेठ जी का दूसरा नाटक हर्ष ऐतिहासिक है। सेठ जी का दूसरा नाटक है हर्ष, जो कि ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, माधव गुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया है। प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। हर्ष नाटक सम्राट हर्षवर्धन से संबंधित है और दूसरा प्रकाश नाम का जो नाटक है इनका, उसमें सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो वर्तमान में थी उनका चित्रण किया गया है। यद्यपि इन 3 नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है। यद्यपि इनके नाटकों में वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष आकर्षक नहीं है, कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो एकदम से आकर्षित करे, परंतु फिर भी इनके नाटक ठिकाने के हैं, अर्थात ठीक हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा गया है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार थे। उनका नाटक वरमाला जो उन्होंने लिखा है, अब ये इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? मार्कंडेय पुराण की कथा को लेकर निर्मित है। तो यहाँ से भी आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित नाटक वरमाला की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये इसकी विषय वस्तु मार्कंडेय पुराण की कथा से ली गई है।
मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। इनका नाटक राजमुकुट जो है वो मेवाड़ की पन्ना धाय ने जो अलौकिक त्याग किया था उस त्याग की विषय वस्तु को लेकर लिखा गया है। अंगूर की बेटी जो फारसी शब्द का अनुवाद है मद्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक है। पंत जी का अंगूर की बेटी किस प्रकार का नाटक है, तो ये एक सामाजिक नाटक है। राजमुकुट ऐतिहासिक नाटक है और वरमाला जो है उसको पुराण की कथा से लेकर मार्कंडेय पुराण की कथा को लेकर निर्मित किया गया है। तो ये एक पौराणिक नाटक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इन नाटकों की विषय वस्तु क्या है और इन्होंने कितने नाटकों की रचना की। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में जिनसे बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती, तुलसीदास आदि उल्लेख योग्य हैं। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में, ऐसे नाटकों में जिनमें विचारात्मकता बहुत कम है, जो साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी मनोरंजन कर सकते हैं, उस श्रेणी में बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती, तुलसीदास आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव ने मोलियर के फ्रांसीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अतिरिक्त मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी इत्यादि बहुत छोटे मोटे प्रहसन भी लिखे हैं। जीपी श्रीवास्तव ने फ्रांसीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवाद भी किए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रहसन भी लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी आदि। पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हंसाने में समर्थ नहीं हैं। जो परिष्कृत रुचि वाले लोग हैं उनको हंसाने में इनके नाटक सामर्थ्यवान नहीं है। उलटफेर नाटक औरों से अच्छे ढर्रे का कहा जा सकता है। जो उलटफेर नाम का नाटक है जो और नाटकों से थोड़ा अच्छे ढर्रे का कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जीपी श्रीवास्तव द्वारा लिखे हुए प्रहसनों को भी आचार्य शुक्ल ने दिया है। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लिखित प्रहसन है या ये किस प्रकार की रचना है, तो आप बता सकते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही हैं, यूरोप में प्रवर्तित यथातथ्यवाद का यह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक किस प्रकार के हैं, उनमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं को उठाने का कार्य किया है, जिसमें स्त्री से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। और दूसरा, इन्होंने यथातथ्यवाद का रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि यूरोप में नाटक जो यथातथ्यवाद की पद्धति पर चल निकले थे वो किस प्रकार से विषय वस्तु को सामने रखते थे, किस प्रकार से यथार्थ को वर्णित करते थे, वो ही इन्होंने अपने नाटकों में भी दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ा लिया गया है और जो नर प्रकृति, जो वास्तविक स्वरूप था, जो वास्तविक परिस्थिति थी, प्रकृति थी, उसको दिखाने का प्रयास इनके नाटकों में भी किया गया है, जिस प्रकार यूरोप में चलन चल रहा था। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, अर्थात यथार्थ को दिखाना, उसके भीतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का आभास देना। तो यथार्थ रचनाओं का उद्देश्य ही यही होता है कि जिस प्रकार जैसी स्थिति है, जैसा समाज है, जैसी विषमताएं उसमें व्याप्त हैं, उसको जस का तस, जैसे के तैसे दिखा दिया जाए और यदि संभव हो तो उसमें लेखक थोड़ा सा समाधान का इशारा भर दे सकता है, आभास भर दे सकता है कि इस प्रकार इस समस्या का समाधान हो सकता है। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं, उन पर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की टट्टियां खड़ी करना और बहुत ही फालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यही उपर्युक्त यथातथ्यवाद के अनुयायियों का कहना है कि ये जो इस प्रकार दृष्टांत जो दिखाई पड़ते हैं उन पर कल्पना चढ़ाकर और बहुत ही फालतू भावुकता उसमें समाहित करके जो रचनाएं होती हैं वे अब बंद होनी चाहिए। यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना यह काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुनकर एक काल्पनिक सौंदर्य सृष्टि करें और उसका मधुपान करके झूमा करें, तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहां आवश्यक थी
और यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई है। यथातथ्यवाद किसकी प्रतिक्रिया में आया है, वह यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया है कि जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची तो कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना यह काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुनकर काल्पनिक सौंदर्य कर कर सृष्टि खड़ी करें, काल्पनिकता का अधिक से अधिक समावेश, भावुकता का अधिक से अधिक समावेश अपनी रचनाओं में करें और उसका मधुपान करके झूमा करें। तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहां आवश्यक थी और उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप यथातथ्यवाद आया। और यहाँ भी और अब हिंदी साहित्य में भी सौंदर्यवाद और कलावाद का खासा चलन हो गया है। तो यहाँ भी अब यथातथ्यवाद अर्थात यथार्थवाद, यथार्थ का वर्णन, यथार्थ का चित्रण आवश्यक हो गया है। जब कोई बात हद से बाहर जाकर जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। जब कोई बात हद से बाहर जाकर जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है, जब किसी चीज की अति हो जाती है, अति किसी भी चीज की खराब होती है, तो जब कला और सौंदर्य से युक्त रचनाओं की अति हो गई तो उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया उठनी अपेक्षित थी। उसी प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थवाद का जन्म हुआ। यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है। साहित्य जो है यूरोप का, उसमें एकांगदर्शिता इतनी अधिक बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाद अवश्य खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ता चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है, जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। वहां पर एकांगदर्शिता अर्थात अपने एकांकी मत को लेकर इतना जोर बढ़ने लगा है कि यूरोप के किसी बात को लेकर चिल्लाने वालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। कि अतः यूरोप में जो जितने भी वाद चलते हैं उन वाद को चलाने वालों को ये अवश्य समझ लेना चाहिए, उस वाद को लेकर हल्ला मचाने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि उसके विपरीत एक वाद पीछे से और चला आ रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में निकाली हुई साहित्य की शाखाएं प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं। प्रतिक्रिया के रूप में जो शाखाएं उठती हैं साहित्य की, जब प्रतिक्रिया का रोष ठंडा हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपने मध्यम पथ पर, मध्यम मार्ग पर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगता है जैसे वो चिढ़ा रही हो, फिर बाद में वो शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। भावुकता जो है वो भी जीवन का एक अंग है, हम इसे साहित्य की किसी शाखा से बिल्कुल नहीं हटा सकते। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में फील पांव की तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। यदि वह व्याधि के रूप में बढ़ने लगे, भावुकता का रहना तो साहित्य में आवश्यक है, परंतु यदि वह व्याधि की अर्थात किसी रोग की तरह बढ़ने लगे, जैसे फील पांव में पैर फूलने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ता ही जाता है, तो उस तरह से अगर बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए हैं उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। जो नाटक का स्वरूप यूरोप से लक्ष्मी नारायण जी ने लिया है उसके अनुकरण पर इन्होंने नाटक लिखे हैं, तो उनके नाटकों में काव्यत्व का अवयव नहीं आ पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएं। उनमें चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण भी नहीं है, कथोपकथन भी नहीं है, और ना गीत या कविताएं हैं जिनमें भावुकता भरी हुई हो। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है, बात को खरा खरा कह देने का जोश कहीं कहीं उनके नाटक में, उनके संवादों में दिखाई पड़ता है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात। इसी अनुकरण पर इन्होंने मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात आदि नाटक लिखे हैं। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं। समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है।
जो समाज का कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण चेहरा है, जो अंश उसमें है समाज के भीतर, उनको दिखाने के लिए बेचन शर्मा उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों का भी सहारा लिया है। चुम्बन और चार बेचारे संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक इसीलिए लिखे गए हैं थे। चुम्बन और चार बेचारे ये दोनों नाटक इन्होंने इसीलिए लिखे गए। महात्मा ईसा के फेर में तो वे नाहक पड़े। महात्मा ईसा जो नाटक है, इसके फेर में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, इस नाटक के फेर में तो वे नाहक ही पड़ गए, अर्थात बेकार पड़ गए। पंडित उदय शंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं, तक्षशिला, राका, मानसी आदि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने, जो पंजाब में अच्छी साहित्य सेवा कर रहे थे, उन्होंने तक्षशिला, राका, मानसी आदि अच्छे काव्यों के अतिरिक्त पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक हैं। दाहर या सिंध पतन और विक्रमादित्य उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। हाल में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। जो कमला नामक नाटक, जो कि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित है, इसका विषय क्या है? इसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, रचनाएं तो आप ध्यान में रखिए ही, इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान में रखिए कि इनकी विषय वस्तु क्या है, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का चित्रण है इनके कमला नामक नाटक में। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक इनके नाटक हैं। 10,000 नामक एक एकांकी नाटक भी आपने लिखा है। 10,000 नामक जो है ये इनका एक एकांकी नाटक है। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक क्षेत्र के भीतर वे ऐसे पात्र ढूंढकर लाए हैं जिनके चारों ओर जीवन की रहस्यमयी विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती हैं। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को भी शुद्ध करती हैं। भट्ट जी के जो पौराणिक नाटक हैं, उसमें उनकी नाटक कला का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है और उसमें पात्र भी वे इस प्रकार के ढूंढ के लाए हैं जिनके चारों ओर जीवन की विषमताएं भरी पड़ी हैं। विषमताएं उन पर गहरी छाया डाले हुए हैं। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को भी क्षुब्ध करती रहती हैं। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई अम्बा की जन्मांतर व्यापिनी अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई अम्बा की जन्मांतर व्यापिनी प्रतीकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने आती है जो आजकल के महिला आंदोलन की तह में वर्तमान है। इनका जो अम्बा नाटक है, उसमें जो भीष्म पितामह ने अम्बा का हरण किया था, जो प्रतिकार उनके हृदय में था, वो दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की विषमता भी सामने आती है, जो कि वर्तमान सामाजिक समस्या है। तो इस महिला आंदोलन की तह में वही सामाजिक समस्या रहती है, इसका भी कुछ चित्रण हमें इस नाटक में मिलता है। मत्स्यगंधा एक भाव नाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। मत्स्यगंधा जो भट्ट जी का नाटक है, वह एक भाव नाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहां तक छिपी मिलती है। मत्स्यगंधा नामक नाटक में जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से तो देखने में सुखपूर्ण है, परंतु उसमें अंदर उमंगों, मधुर कामनाओं के का जो ध्वंस है, उसकी विषाद धारा बहती हुई मिलती है। उसमें उसकी विषाद धारा छिपी हुई है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। विश्वामित्र नाटक भी इसी प्रकार का पौराणिक नाटक है। चौथा नाटक सागर विजय भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। पौराणिक सामग्री जो इन्होंने ली है, उसका जो अच्छा प्रयोग भट्ट जी ने किया है, वैसा कम ही देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी जी रखते हैं, पौराणिक रचना में वही स्थान उदय शंकर भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने दिया है। तो यहाँ से आपका कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। तो यहाँ आपने देखा अम्बा, मत्स्यगंधा,
सागर विजय, विश्वामित्र, ये सब उदय शंकर भट्ट जी के पौराणिक नाटक हैं, जिनमें उनकी नाट्य कला का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का व्रत लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जो हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का व्रत लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी के प्रताप नाटक का आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है। जो राधा कृष्ण दास जी ने प्रताप नाटक लिखा, उसका आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी हैं। जिस प्रकार प्रताप प्रतिज्ञा मिलिंद जी का नाटक है, तो राधा कृष्ण दास जी का जो प्रताप नाटक है, उसमें इन्होंने आरंभ किया है मान सिंह के अपमान से, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। ऐसा चुनाव, इस प्रकार का चुनाव जो है मिलिंद जी के नाटक में दिखाई नहीं पड़ता है, और इसमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी हैं। श्री चतुर्सेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी ही है, नाटक की ओर भी हाथ बढ़ाया है। चतुर्सेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी ही हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। अपने अमर राठौर और उत्सर्ग नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है। इन्होंने अपने अमर राठौर और उत्सर्ग नामक नाटक में कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता दिखाई है, पर अधिक ठोक पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गई है, और कहीं कहीं इन्होंने अपने अनुसार नाटक को गढ़ने में उसकी ऐतिहासिकता और घटनाओं की महत्ता को कम कर दिया है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए ज्योत्सना नाम से एक रूपक लिखा। अंग्रेज कवि शैली जो हैं, उनके ढंग पर, उन्हीं के अनुकरण पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने भी एक नाटक लिखा, एक रूपक लिखा ज्योत्सना नाम का। तो ज्योत्सना किसके द्वारा लिखित रूपक है? श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा। पर शैली का रूपक प्रोमेथियस अनबाउंड तो आदि दैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वातंत्र्य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें पृथ्वी, वायु आदि भौतिक देवता अपने निज रूप में आए हैं। किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना, मनुष्य के सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चटकती कलियां, कलरव करते विहंग आदि को अभिनय के लिए मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रवृत्त है। उसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोक समस्याओं पर कथोपकथन है। सब मिलाकर क्या है, ये नहीं कहा जा सकता। इन्होंने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा है शैली ने, उसी के आधार पर इन्होंने अपना नाटक लिखा है, परंतु इसमें सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना अधिक से अधिक समाहित कर ली गई है, और इसके बाद इसमें कुछ लोक समस्याओं को भी स्थान दिया गया है, उस पर भी कुछ संवाद रखे गए हैं। परंतु अंत में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सब मिलाकर ये क्या है, ये नहीं कहा जा सकता। श्री कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। कैलाशनाथ भटनागर का नाटक है भीम प्रतिज्ञा, ये भी एक अच्छा नाटक है, विद्यार्थियों की योग्य है। एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है, और यह कहा जा चुका है कि किस प्रकार पहल दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अश्रुतपूर्व वस्तु समझते हुए लेकर आए। एकांकी नाटक का जिक्र हो चुका है, और कुछ भारतीय नाट्य साहित्य में उसको इस प्रकार लेकर आए कि जैसे ये कभी पहले साहित्य में था ही नहीं। अश्रुतपूर्व अर्थात जिसके विषय में पूर्व पहले से सुना ना गया हो, ये बिल्कुल नया है, इस प्रकार एकांकी को साहित्य में लेकर आए। पर इस प्रकार के संस्कृत नाट्य शास्त्र में इस प्रकार के रूपक एकांकी पहले लिखे जा चुके थे, उनका उल्लेख हो चुका था। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ। जो तृतीय उत्थान में एकांकी नाटक लिखे गए हैं, उन्हीं नाटककारों के एकांकी नाटकों का संग्रह है आधुनिक एकांकी नाटक। इसमें श्री सुदर्शन, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट के क्रमशः राजपूत की हार, 10 मिनट, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000 नाम के नाटक संग्रहित हैं। तो आधुनिक एकांकी नाटक में किस किस के नाटक संग्रहित हैं और कौन कौन से नाटक
संग्रहित है, इस पर भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो इसमें क्रमशः इन नाटककारों के ये नाटक संग्रहित हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी, जैसे बाबू मैथिली शरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, नाटक की ओर हाथ बढ़ाया है। इन प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी नाटक की ओर हाथ बढ़ाया है, अर्थात नाटक लिखने का प्रयास किया है। पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा, परंतु ये मुख्य रूप से कवि और उपन्यासकार ही थे। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के स्वप्नवास दत्ता, जिसका अनुवाद सत्य जीवन वर्मा ने किया है, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा योगंधरायण अनुवाद ब्रज जीवन दास ने किया है, प्रतिमा अनुवाद बलदेव शास्त्री ने किया, तथा दिग्नाथ के कुंतमाला नाटक का अनुवाद वागीश्वर विद्यालंकार ने किया है, कि अनुवाद भी हिंदी में हुए। इतने संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी हिंदी में हुए, जो कि मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए थे। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद श्री भोलानाथ शर्मा एमए ने किया है। जर्मन कवि गेटे का प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अनुवाद किया है भोलानाथ शर्मा एमए ने। तो यहाँ पर तृतीय उत्थान में जो नाटकों का विकास हुआ, नाटकों के विकास का क्रम था, वो हमने पढ़ लिया है। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध विधा का विकास। तृतीय उत्थान में निबंध विधा का विकास किस प्रकार हुआ और कौन कौन से निबंधकार हुए, इसको हम देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।